नमस्कार। विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वो एक सप्ताह मना रहे हैं जिसमें हम पुरुष रचनाकारों के स्त्री सरोकार से संबंधित रचनाओं का पाठ और विचार विमर्श कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है बसंत की आहट। इसमें लोग हमें रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, लेकिन ये बसंत की आहट कार्यक्रम के तहत लाइव की 7वीं कड़ी है। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि देवेंद्र आर्य जी। स्वागत है देवेंद्र जी आपका। भरत प्रसाद जी स्वागत है आपका। राजेश उत्साही जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशल जी स्वागत है आपका। और अविनाश मिश्र जी स्वागत है आपका। मैं आप सभी का इतने शॉर्ट नोटिस में काव्य पाठ के लिए तैयार होने के लिए और यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सारे दर्शक श्रोता महोदयों का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पहले ही 9 मिनट लेट हो चुके हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हम जल्दी से काव्य पाठ शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बीच बीच में बात करते हुए परिचय एक दूसरे से करते रहेंगे। तो मैं पहले कवि के तौर पे बुलाना चाहूंगी अविनाश मिश्र जी को। ये हिंदी अध्यापन से जुड़े हैं, कविता लिख रहे हैं कुछ साल से। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। निराला पे एक किताब है और 2 किताबें अंडर पब्लिकेशन है। और इन्होंने अपने परिचय में ये लिखा है कि मैं घुट रहा हूँ, कविताएं लिखना सीख रहा हूँ। तो अविनाश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए कोई नया शब्द गढ़ लीजिएगा। आप तो कवि हैं, नए नए शब्द गढ़ ही लेते हैं, क्योंकि इस शब्द की जरूरत मुझे है। तो मैं पहली बार कविता का संचालन कर रही हूँ काव्य पाठ का। मुझे बहुत ज्यादा इसकी रवायतों वगैरह की जानकारी नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं घुट रहा हूँ काव्य संचालन कर रही हूँ। तो कोई गलती हो तो आप कृपया मुझे माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा इनसे मैं परिचित नहीं हूँ, इन काव्य गोष्ठियों की तौर तरीकों से। तो अविनाश मिश्र जी, बहुत आदर के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए स्वागत कर रही हूँ आपका। जो ये घुटरून चलत है, मैं सूरदास को पढ़ते हुए मिला है, घुटरून चलत बजत पैजनिया। तो हम लोग अभी कविता के क्षेत्र में हम मानते हैं खुद को कि अभी घुटरून ही चल रहे हैं। और यहाँ जहाँ महारथी बैठे हों, भरत सर, संजीव भाई, और सर, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और काव्य के क्षेत्र में स्त्री पे जब पुरुष लिख रहा हो तो यह अपने आप में एक विरल संयोग होता है। परंतु मैम ने कहा कि मुझे अपनी कविताओं को जो स्त्री पे पुरुष द्वारा लिखी गई है और मैंने जो स्त्री पे लिखी है उस पे काव्य पाठ करना है। मुझे लगता रहा हमेशा से कि पुरुष और स्त्री का जो पहला संबंध होता है वो माँ और पुत्र का होता है। मैंने अपनी बहुत सी कविताएं अपनी माँ पे लिखी हैं। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में जब पुरुष स्त्री से परिचय पाता है तो उसके तमाम अपने अनुभव होते हैं और उसको संजोते हुए वो कविताओं के क्षेत्र में उसको उकेरता है। मैंने भी कई सारी कविताएं लिखी हैं सर। आप लोगों के समक्ष मैंने कुछ शब्द बिंब बनाए हैं, वो रखूंगा। सबसे पहले तो मैं जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ वो माँ के ऊपर है मेरे। मैंने माँ को देखा है। सबसे पहले जिस स्त्री का मैंने दर्शन किया है, जिस स्त्री से अथाह प्रेम सागर में डूबा हूँ, वो मेरी माँ है। तो मैं चाहूंगा कि इस स्त्री काव्य पाठ के लिए मैं जो पहली कविता पढ़ूं वो माँ से संबंधित हो। कविता है माँ। माँ हर रोज 4-4 अंगुल नापती अपने चांद को। माँ हर रोज 4-4 अंगुल नापती अपने चांद को। इस तरह कई सर्दियां नापती रही। इस तरह कई सर्दियां नापती रही जब तक उसे लगा नहीं कि बड़ा हो गया है चांद। जब तक उसे लगा नहीं कि बड़ा हो गया है चांद। 2 अल्युमिनियम की सलाइयों से हर बार अपने चांद के लिए बुनती थी माँ स्वेटर। 2 अल्युमिनियम की सलाइयों से हर बार अपने चांद के लिए बुनती थी माँ स्वेटर, जब तक कि चांद ने नहीं दे दिया उसे आउट ऑफ फैशन करार। जब तक कि चांद ने
नहीं दे दिया उसे आउट ऑफ फैशन करार, चांद को पूरा संसार दिखता था। चांद को पूरा संसार दिखता था, माँ अपने चांद में ही देखती थी अपना संसार। माँ अपने चांद में ही देखती थी अपना संसार। चांद नाप लेता है एक क्षण में पूरे संसार की दूरी। चांद नाप लेता है एक क्षण में पूरे संसार की दूरी, लेकिन नहीं नाप पाया वह माँ के 4 अंगुल। लेकिन नहीं नाप पाया वह माँ के 4 अंगुल। माँ उसे नहीं बताती कि उसने अंगुलियों में नाप लिया है चांद के बढ़ने की गति। माँ उसे नहीं बताती कि उसने अंगुलियों में नाप लिया है चांद के बढ़ने की गति। वह बंद आंखों से भी बता देती है और कितना बढ़ गया होगा चांद अब की इन सर्दियों में। वो बंद आंखों से भी बता देती है कि और कितना बढ़ गया होगा उसका चांद अब की सर्दियों में। एक दूसरी कविता है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। जब पुरुष थोड़ा बड़ा होता है तो उसके जीवन में प्रेम आता है, और प्रेम और पुरुषत्व किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं उसकी एक झलकियां मैंने यहां रखी है। दूसरी कविता है प्रेम करती हुई लड़की। प्रेम करती हुई लड़की होती है सृष्टि की सबसे खूबसूरत संरचना। प्रेम करती हुई लड़की होती है सृष्टि की सबसे खूबसूरत संरचना। उसके अंग प्रत्यंग से झलकती है स्वार्थिक लक्षणा, उपमा, व्यंजना, अलंकार। उसके अंग प्रत्यंग से झलकती है स्वार्थिक लक्षणा, उपमा, व्यंजना, अलंकार। बातों से टपकता है उसके आनंदमयी अमृत। बातों से टपकता है उसके आनंदमयी अमृत। लेकिन प्रेम करती लड़की में जुबान का जमना, लेकिन प्रेम करती लड़की में जुबान का जमना बना देता है उसे कोढ़ी जैसा। लेकिन प्रेम करती लड़की में जुबान का जमना बना देता है उसे कोढ़ी जैसा। प्रेम करती लड़की मांगते हुए अपना अधिकार, प्रेम करती लड़की मांगते हुए अपना अधिकार दिखती है दुनिया की सबसे कुरूप औरत। प्रेम करती लड़की मांगते हुए अपना अपना अधिकार दिखती है दुनिया की सबसे कुरूप औरत। उसके अंग अंग से आती है एक नारकीय बू। सबको पसंद आती है चुपचाप प्रेम करती लड़की। सबको पसंद है चुपचाप प्रेम करती लड़की। उसके उगते जुबान को उखाड़ फेंकना नहीं होता कोई पाप। उसके उगते जुबान को उखाड़ फेंकना नहीं होता कोई पाप। जैसे घर में उगे पीपल बरगद को उखाड़ना अभिशाप नहीं माना जाता। जैसे घर में उगे पीपल बरगद को उखाड़ना अभिशाप नहीं माना जाता। एक और कविता है, मैंने अपने जीवन में स्त्री के भिन्न भिन्न रूप देखे हैं। कविताएं तो बहुत सारी थी, तो जिन रूप को मैंने बहुत करीब से देखा, जाना, मैंने उसे शब्द बिंबों में बांधने की कोशिश की है। आपके समक्ष रखता हूं। एक बुजुर्ग औरत, इस कविता का शीर्षक है एक बुजुर्ग औरत। कल पड़ोस की एक और बुजुर्ग महिला हो गई दिवंगत। कल पड़ोस की एक और बुजुर्ग महिला हो गई दिवंगत। बड़ी बात नहीं है यह कोई मर जाना किसी देश में किसी महिला का। बड़ी बात नहीं है यह कोई मर जाना किसी देश में किसी महिला का। उनकी आंखों में देखी थी मैंने कई बार, उनकी आंखों में देखी थी मैंने कई बार, कई महाकाव्यात्मक गाथाएं नाच रही हों जैसे उनमें। कई महाकाव्यात्मक गाथाएं नाच रही हो जैसे उनमें। जिसे कहने, बोलने, लिखने की परंपरा और ढंग न होने से, जिसे कहने, बोलने, लिखने की परंपरा और ढंग न होने से छिपा लिया था उसने अपने चेहरे की झुर्रियों और माथे की सिलवटों में। जिसे कहने, बोलने, लिखने की परंपरा और ढंग न होने से छिपा लिया था उसने अपने चेहरे की झुर्रियों और माथे की सिलवटों में अपनी सारी कहानियां, सारे गीत,
वे सिलवटे किसी भाखड़ा बांध सा उसके दो बड़े बड़े हिमखंडों से निकलने वाले सतलुज सी धाराओं को रोक लेते थे। वे सिलवटें किसी भाखड़ा बांध सा उसके दो बड़े बड़े हिमखंडों से निकलने वाले सतलुज सी धाराओं को रोक लेते थे, जो एक बिजली सी पैदा करती थी उसके मन में। उसकी लपलपाती जीभ किसी गड्ढ मड्ढ भाषा में सुनाती थी कोई महागा था, जिसे सुन सब लगा लेते थे अंदाज, जिसे सुन सब लगा लेते थे अंदाजा उसके अंतिम दिन करीब होने का। उसकी तड़प में छिपी थी सदियों की पीड़ा, जिसे बताने की हिम्मत में उसने गुजार दिए जीवन के सभी पल, सभी साल, जिसे बताने की हिम्मत में उसने गुजार दिए जीवन के सभी पल, सभी साल। जब बोली वो तो नहीं थी कोई भाषा उसके साथ, जब बोली वो तो नहीं थी कोई भाषा उसके साथ। उसने जिए थे कुछ अनकहे प्रेम गीत, कुछ पीड़ादायी गजल, आंखों में अटके कुछ मतले, जिस्म और प्रेम की घनघोर झंझनाहट, बसंत की निरर्थकता पर लिखे गए कुछ गद्यात्मक गीत, जिसे समाज के साज पर चाहती थी गुनगुनाना हो, जो उसकी चिता की लकड़ियों संग देह की चुनचुनाहट, फुसफुसाहट, चिटकन भभकते लौ में बार बार सुनाई दे रहे थे मुझे, बार बार सुनाई दे रहे थे। एक इसी प्रकार की एक और कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं। प्रेम, इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है प्रेम। उसके कप कपाते हाथ कई बार जाकर रुक जाते काठ की संदूक पर, उसके कप कपाते हाथ कई बार जाकर रुक जाते काठ की संदूक पर, जो लाई थी छुपाकर सबसे अपने गौना में वह, जो लाई थी छुपाकर सबसे अपने गौना में वह, नहीं खोल पाई वह संदूक, नहीं खोल पाई वह संदूक 50 बसंत बाद भी, नहीं खोल पाई वह संदूक 50 बसंत बाद भी। हर रात निहारती थी उस काठ के डब्बे को, हर रात निहारती थी उस काठ के डब्बे को, पर खोला कभी नहीं। बाबा पूछते पूछते मर गए राज उस बंदूक का, बाबा पूछते पूछते मर गए राज उस संदूक का, पर नहीं बताया कभी अम्मा ने। सबको पता था बहुत कीमती होगा सामान कोई उसमें, सबको पता था बहुत कीमती होगा सामान कोई उसमें, अम्मा मरने से पहले दे कर जाएगी सबको। पर लगी निराशा ही हाथ, अम्मा मरी पर नहीं खोल पाई वह संदूक, उसके हाथ कांपते रह गए। एक दिन खोला पोते ने वह संदूक, एक दिन खोला पोते ने वह संदूक, सब हो गए मायूस, नहीं निकला उसमें कोई हीरा जवाहरात सोना चांदी। थी उसमें कुछ हरी चूड़ियां, थी उसमें कुछ हरी चूड़ियां किसी बच्चे की नाप की, एक बालों का बरांडा, लाल छोटी छोटी बिंदियों का पत्ता, एक सीसी पुरानी सी शायद थी गोड़ रंगना वह, एक सीसी पुरानी सी शायद थी वह गोड़ रंगना वह, जिसका रंग सूख चुका था। बंद काठ के डब्बे में, बंद काठ के डब्बे में सबसे नीचे रखा गया था, कोयला हो गया लगभग एक सूखा अस्थमय फूलों का जोड़ा, एक लाल रिबन से बंधा हुआ। यह किसी कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं था दुनिया के लिए, यह किसी कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं था इस दुनिया के लिए। सबने कहा धत तेरी की बुढ़िया ने पागल बनाया, धत तेरी की बुढ़िया ने पागल बनाया, कीमती सामान का दिया झांसा केवल, यह तो केवल है घास फूस, यह तो है केवल घास फूस, फेंक दो इस संदूक को किसी नदी नाले तालाब में, मरे हुए की चीज छूत मानी जाती है हमारे यहाँ, मरे हुए की चीज
छूत मानी जाती है हमारे यहाँ पर। एक अंतिम कविता मैं आप सबको सुनाता हूँ। ये मैंने जो स्त्री की इस यात्रा को देखा है, जितना पढ़ने, जानकर, सुनकर, वो आपके समक्ष रखता हूं। देश आजाद हुआ, फेकुआ की माई चूल्हा फूंक रही थी। देश आजाद हुआ, फेकुआ की माई चूल्हा फूंक रही थी। इमरजेंसी लगी, फेकुआ की माई चूल्हा ही फूंक रही थी। यूएसएसआर खत्म हुआ, फेकुआ की माई चूल्हा ही फूंक रही थी। इस तरह कई घटनाएं घटी देश विदेश में, फेकुआ की माई चूल्हा ही रही थी फूंक। आप रखिए अपना नेशनल इंटरनेशनल, राजनीति वाजनीति, विकास फिकास, नेता फेता, आतंकवाद फातंकवाद, देश वेश, फेकुआ की माई जानती है, अगर नहीं चला चूल्हा समय से, फेकुआ की माई जानती है, अगर नहीं चला चूल्हा समय से, हो गया नमक ज्यादा कम, जल गई सब्जी रोटी भात अगर, जल गई सब्जी रोटी भात अगर, वो दिन नहीं होता किसी वर्ल्ड टावर के गिरने से कम फेकुआ की माई के लिए। वो दिन नहीं होता किसी वर्ल्ड टावर के गिरने से कम फेकुआ की माई के लिए। सिसकते हुए छापती है हल्दी उस रात वह अपने पीठ पर खुद ही, सिसकते हुए छापती है हल्दी उस रात अपने पीठ पर वह खुद ही। नहीं सोती वह पूरी रात अगली सुबह जलाने के लिए चूल्हा समय पर, नहीं सोती वह पूरी रात अगली सुबह जलाने के लिए चूल्हा समय पर, ताकि घट न जाए कोई आतंकी घटना फिर से उसके साथ, ताकि घट न जाए कोई आतंकी घटना फिर से उसके साथ। धन्यवाद सर। मैंने अपनी 4-5 कविताएं जो आप लोगों के समक्ष रखी, यही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, और पर फिर भी उस पर कुछ बोलने का मन भी है मेरा, बट मैं देवेंद्र आर्य जी को बुलाने की बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि इनके इंटरनेट पे मेरा भरोसा बन नहीं पा रहा है। तो मैं एकदम से बिना किसी औपचारिकता के देवेंद्र आर्य जी का बहुत आदर से मैं उनका स्वागत करती हूँ। 40 साल की इनकी रचना यात्रा है, बहुत बड़ी। 16 किताबें इनकी प्रकाशित हैं। ये रंगकर्म, नाट्य लेखन, निर्देशन से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ। सॉरी, मेरी तरफ बैठने का अवसर मुहैया कराया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आप मुझे सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक। जी जी तो जी जी। मैं मित्रवर भरत प्रसाद, राजेश उत्साही जी, अविनाश मिश्र, संजीव कौशल, सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और एक कविता से अपनी शुरुआत करता हूं। बीमार होना चाहती है औरत। कविता का शीर्षक है बीमार होना चाहती है औरत। बीमार होना चाहती है औरत कि आराम कर सके कुछ दिन। बीमार होना चाहती है औरत कि आराम कर सके कुछ दिन। अपने मन बीमार भी नहीं हो पाती औरत, अपने मन बीमार भी नहीं हो पाती औरत कि छुट्टी पाए, चैन मिले कुछ दिन। कुछ न हो तो कम से कम बुखार ही हो जाए, कुछ ना हो तो कम से कम बुखार ही हो जाए। मान लो आ ही जाए बुखार, तो जब तक 104 डिग्री न हो, मान लो आ ही जाए बुखार, तो जब तक 104 डिग्री न हो, उठकर चाय तो बनानी ही पड़ेगी। इन्हें तो कुकर में दाल भी चढ़ानी नहीं आती,
इन्हें तो कुकर में दाल भी चढ़ानी नहीं आती कि अधन कितना आंच कितनी। सर्दी हो मुझे इसके पहले ही शुरू हो जाती है इनकी छींक। सर्दी हो मुझे इसके पहले ही शुरू हो जाती है इनकी छींक। बेहतर है हाथ पैर ही टूट जाए मेरे, बेहतर है हाथ पैर ही टूट जाए मेरे। सब्जी का झोला टांगे आते समय मार दे कोई बाइक से टक्कर, बस गले से चेन न खींचे। मार दे कोई बाइक से टक्कर, बस गले से चेन न खींचे। या फिर ऐसा हो उठाकर पटक दे कोई गाय, या फिर ऐसा हो कि उठाकर पटक दे कोई गाय, तो आमा हल्दी प्याज बांधे बैठी रहूं 2 जून। तो आमा हल्दी प्याज बांधे बैठी रहूं 2 जून। कुछ कमर तो सीधी हो, बस एक्सरे फेक्सरे वाला चक्कर न रहे। कुछ नहीं तो 2-1 दिन अस्पताल में ही डाल दे भगवान, 2-1 दिन अस्पताल में ही डाल दे भगवान। जी सकूं झाड़ू पोछा चौका किचकिच से अलग। 4 आदमी मुझे भी देखने आए, 4 आदमी मुझे भी देखने आए। अरे क्या हुआ? भगवान भगवान कुछ ऐसा करो कि कम खर्च में बिस्तर पर लेटे लेटे सेवा का सुख मैं भी भोग सकूं कुछ दिन। भगवान कुछ ऐसा करो कि कम खर्च में बिस्तर पर लेटे लेटे सेवा का सुख मैं भी भोग सकूं कुछ दिन। पर भगवान औरतों की सुनता कहां? पर भगवान औरतों की सुनता कहां है? एक दूसरी कविता आप देखें कि आमतौर पे होता यह है कि पुरुष जो भी संपत्ति बनाता है वो स्त्री के नाम से करता है, लेकिन हकीकत क्या होती है ये कविता देखें आप। शीर्षक है प्यार एक बेनामी संपत्ति है। प्यार एक बेनामी संपत्ति है, जिसके नाम हो उसी की हो जरूरी नहीं। प्यार एक बेनामी संपत्ति है, एक तरह का निवेश। प्यार एक बेनामी संपत्ति है, एक तरह का निवेश। प्यार पूंजी के लिए। ये जो मकान तुम्हारे नाम लिखवाया गया है, ये जो मकान तुम्हारे नाम लिखवाया गया है, नाम भर को तुम्हारा है। ये जो मकान तुम्हारे नाम लिखवाया गया है, नाम भर को तुम्हारा है। रजिस्ट्री की फीस और आयकर बचाने के लिए, वरना किसी दरवाजे पर कहीं कुंती निवास या सरोज विला लिखा न मिलता। तुम बस इतना याद रखो कि घर भोज में किसकी बीबी किस रंग की साड़ी में क्या तोहफा लेकर आई थी। किसकी बीबी किस रंग की साड़ी में क्या तोहफा लेकर आई थी। ये जो दरवाजे पर पीले के ऊपर काले से तुम्हारा नाम लिखा है, कनेक्शन संख्या और मीटर लोड, वो पता है और पहचान की मजबूरी है। आखिर तुम्हारा पता क्या है मेरे पते के अलावा? आखिर तुम्हारा पता क्या है मेरे पते के अलावा? आधार संख्या तो केवल सरकारी पहचान है। आधार संख्या तो केवल सरकारी पहचान है। गैस बुक कराने की आईडी
असली पहचान तो अलाने की बहू, फलाने की माँ, ठिकाने की बीवी है। वरना क्यों किसी के कुछ पूछने पर तुम कहती कि पूछ कर बताती हूं। वरना क्यों किसी के कुछ पूछने पर तुम कहती कि पूछ कर बताती हूं। समलैंगिक समाहार का उदाहरण है स्त्रीलिंग की पुल्लिंग पहचान। स्त्रीलिंग की पुल्लिंग पहचान। ये जो तुम सुबह सुबह चमक कर टहलने जाती हो ना, ये जो तुम सुबह सुबह चमक कर टहलने जाती हो ना, हवाखोरी के लिए नहीं, दूध लाने के लिए है कि घर के जगने पर समय से चाय बन सके। डॉक्टर की हिदायत भी पूरी, बाहर कदम रखने की आजादी का जश्न भी तुम्हारी शाम मोहल्ले में गपियाने के लिए नहीं, सब्जी लाने के लिए है। इधर उधर आंख फेर, चार गाल बतिया लो, वो बोनस। कहां नहीं हो तुम, अगरबत्ती कपूर की तरह घर घर में। बेटे के स्कूल में भी तुम्हारा नाम दर्ज है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में नागा ना होने पाए। और ये जो तुम्हारा बैंक खाता है ना, और ये जो तुम्हारा बैंक खाता है ना, वो इसलिए कि वेतन के बाद की कमाई का, वो इसलिए कि वेतन की बाद की कमाई कहां छिपाई जाए। एटीएम तुम्हारा, पिन कोड मेरा। एटीएम तुम्हारा, पिन कोड मेरा, कि तुम्हें कोई ठग न ले। ये जो मोबाइल हाथ में थामे बबुआइन बनी हो, ये जो मोबाइल हाथ में थामे बबुआइन बनी हो, केवल इसलिए कि कहां हो और जरूरत पड़ने पर 100 नंबर मिला सको। जरूरत पड़ने पर 100 नंबर मिला सको। प्यार आखिर है क्या? प्यार आखिर है क्या? सब कुछ अपना मगर अपना कुछ नहीं। प्यार आखिर है क्या? सब कुछ अपना मगर अपना कुछ नहीं। वैराग्य, अध्यात्म और आधुनिकता के एक साथ है पुरुष के 4 निवेश की रंगीन झांकियां। वैराग्य, आध्यात्म और आधुनिकता एक साथ, ये हैं पुरुषों के प्यार निवेश की रंगीन झांकियां। औरतों का आत्मविश्वास बढ़ाने के देशी नुस्खे। मगर ध्यान रहे आत्मविश्वास उतना ही जितने में पति का विश्वास न टूटे। मगर ध्यान रहे आत्मविश्वास उतना ही जितने में पति का विश्वास न टूटे। हमारे यहां 3 तलाक का लंबा चक्कर नहीं हमारे यहां 3 तलाक का लंबा चक्कर नहीं, समझी? हमारे यहां 3 तलाक का लंबा चक्कर नहीं, समझी? मित्रों, एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। पान खाई औरत सी पृथ्वी। ये मेरी दादी पान खाया करती थी और उन्हीं की स्मृति में ये कविता लिखी गई। पान खाई औरत सी सुंदर है पृथ्वी, पतले पतले होठों के बीच, पतले पतले होठों के बीच दबी है गाढ़े लाल रंग की मोटी सी एक किरण। किरण के ऊपर नीचे फूटती किरणें जैसे कमल के गुलाबीपन पर पड़े हों लाल डोरे। पान खाती
जिस पहली औरत को मैंने देखा वो मेरी दादी थी। पान खाने के पहले उनसे सुंदर हो सकती थी हेमा, पान खाने के बाद इंदिरा जी को छोड़ कोई टिकता नहीं था उनके सामने। अब भला कहां मिलियंस और बिलियंस की ब्यूटी और कहां बासी बची रोटियों का मलीदा बनाती मेरी दादी, कहां देश को मूली की तरह खट्ट से तोड़ देने वाली इंदिरा, और कहां अंगूठा छाप मेरी दादी। परंतु उनके झुर्रियों के बीच उगती हुई सुबह सी हंसी, पान सने होठों से सुंदर होठ, सौंदर्य से पैदा हुआ सौष्ठव मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। उनकी झुर्रियों के बीच उगती हुई सुबह सी हंसी, पान सने होठों से सुंदर होठ, सौंदर्य से पैदा हुआ सौष्ठव मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। मेरी पढ़ी लिखी दिनमान बांचती मां दादी की तुलना में पिछड़ी ही रही। मेरी पढ़ी लिखी दिनमान बांचती मां दादी की तुलना में पिछड़ी ही रही, न खुद को ढंग से प्यार कर सकी न पिता को। दादी की तरह पान को प्रेम में और प्रेम को ज्ञान में तब्दील नहीं कर पाई मां। पान खाना उनके लिए बिगड़ जाना था, पान खाना उनके लिए बिगड़ जाना था। पान खाएं सैया हमारों के बरक्स, कोई पंक्ति याद आ रही हो तो बताइए। पान खाएं सैया हमारों के बरक्स, कोई पंक्ति याद आ रही हो तो बताइए, जिसमें पान खाई सजनी की चर्चा हो। पान खाना और दामन बचाना, पान खाना और दामन बचाए रखना, यही तो कबीरवाद है। पान खाना और दामन बचाए रखना, यही तो कबीरवाद है। जतन से ओढ़ी धर दीनी चदरिया, जतन से ओढ़ी धर दीनी चदरिया। मैंने दादी के आंचल पर छींट लाल लाल कभी नहीं देखे। मैंने दादी के आंचल पर छींट लाल लाल कभी नहीं देखे। पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी सुंदर औरत को देखता हूं तो मन करता है उसे अदब से पान पेश करूं। रश्मि जी, कभी मौका आएगा तो मैं आपको पान पेश करूंगा। पता नहीं क्यों जब मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मन करता है उसे अदब से पान पेश करूं। काश सुभाषिनी अली पान खाती होती, काश पान खाती होती, काश मेरी दादी को किसी लियोनार्दो दा विंची ने देखा होता तो कला और सौंदर्य के बारे में दुनिया की सोच इतनी इकहरी न रही होती। काश मेरी दादी को किसी लियोनार्दो दा विंची ने देखा होता तो कला सौंदर्य के बारे में दुनिया की सोच इतनी गहरी और व्यापारिक न रही होती। जब भी पान खाती है औरत, मित्रों पंक्तियां सुने आप, कि जब भी पान खाती है कोई औरत, पृथ्वी और सुंदर हो जाती है। जब भी पान खाती है कोई औरत, पृथ्वी और सुंदर हो जाती है। एक लुभावना दमदार आत्मविश्वास
प्रेम को पवित्रता प्रदान करती उद्दंडता, पान खाई तल्लीनता, गिलोरी की तरह मन में घुलता आजादी का स्वाद, गिलोरी की तरह मन में घुलता आजादी का स्वाद, सुरूर की तरह चढ़ता है पान व्यक्तित्व पर, सुरूर की तरह चढ़ता है पान व्यक्तित्व पर। पान खा के औरत, अंतिम पंक्तियां देखें कि पान खा के औरत पसीजने लगती है हमारे फौलादी हाथों से, पान खाकर औरत पसीजने लगती है हमारे फौलादी हाथों से। अनजाने ही सदियों की बास मारती परंपरा पर पड़ती है एक जोरदार पीक, अनजाने ही सदियों की बास मारती परंपरा पर पड़ती है एक जोरदार पीक। तिरस्कृत होती औरतें तिरस्कार करना सीखती हैं पान खाकर, तिरस्कृत होती औरतें तिरस्कार करना सीखती हैं पान खाकर। मित्रों, मैं समझता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा। दो एक शेर मैं आपको सुना दूं और फिर आपसे विदा लूं। मतलब देखें कि कहा सबने पसीने की नदी है, कहा सबने पसीने की नदी है, तो फिर क्यों आंसुओं सी दिख रही है। कहा सबने पसीने की नदी है, तो ये क्यों आंसुओं सी दिख रही है, तो ये क्यों आंसुओं सी दिख रही है। नहीं है प्यार के काबिल वो औरत, नहीं है प्यार के काबिल वो औरत जो अपना आगा पीछा सोचती है। नहीं है प्यार के काबिल वो औरत जो अपना आगा पीछा सोचती है, जो अपना आगा पीछा सोचती है। अगर तुम कहते हो तो ठीक ही है, अगर तुम कहते हो तो ठीक ही है, हमारी भी गृहस्थी चल रही है। अगर तुम कहते हो पति कह दे तो सब सही है, अगर तुम कहते हो तो ठीक ही है, हमारी भी गृहस्थी चल रही है। मोहब्बत नाम है उस जिंदगी का, मोहब्बत नाम है उस जिंदगी का कि जिसमें आँच है और प्यास भी है। मोहब्बत नाम है उस जिंदगी का कि जिसमें आँच है और प्यास भी है। कहा सबने पसीने की नदी है, तो फिर क्यों आंसुओं सी दिख रही है, तो फिर क्यों आंसुओं सी दिख रही है। मेरा ख्याल है कि मेरा समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपने यहाँ आमंत्रित किया, मुझे अपनी कविताएं सुनाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया कविताएं, बहुत ही बढ़िया कविताएं आपने पढ़ी। और आपके काव्य पाठ भी इतना उत्कृष्ट था कि पता चल रहा था कि आप नाट्य कर्म से भी जुड़े हुए हैं। और हम आपके इंटरनेट पे कॉन्फिडेंस कम करते रह गए, और आवाज तो आपकी हम सबकी बुलंदियां भी खींच ले गई, एकदम सोख ले गई। इतनी बुलंद आवाज में आपने कविता पढ़ी, लगा हमारा नेटवर्क जैसे हमारी ताकत सोख ली हो उन्होंने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भरत प्रसाद जी को बहुत आदर के साथ। ये कवि हैं, आलोचक हैं, कथाकार हैं, शिलोंग में ये प्रोफेसर हैं हिंदी के, और
कई सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। उनकी सूचियां, इनकी किताबों और सम्मानों की सूची सुनने से बेहतर होगा कि हम सीधे इनकी कविताएं सुनते हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको बुलाती हूँ भरत जी। जस्ट अ मिनट, एक बस। आवाज जी 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 बिल्कुल आ रही है। जो हमारे हिंदी उन सभी का मेरी ओर से अभिवादन। संजीव कौशल जी, बड़े भाई देवेंद्र जी, अविनाश मिश्र जी, सबका मेरी ओर से अभिवादन और स्वागत है। बहुत विशेष मौका होता है जब एक साथ मिल बैठकर ऐसे काव्य पाठ के अवसर आते हैं, और खास तौर पर मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है कि आज स्त्री परक कविताएं पढ़ने का एक दुर्लभ मौका हाथ आया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है, एक बढ़िया अवसर है जहां पर अपनी बात, अपनी कविता रखेंगे। इस संदर्भ में मैं अपनी एक कविता का पाठ करना चाहता हूं। इस कविता का शीर्षक है रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया शीर्षक है कविता का। देखिए, यहां दिन में कभी दिन नहीं होता, यहां दिन में कभी दिन नहीं होता, चौगुनी रात रहती है। जिधर सूरज की रोशनी सिर्फ इच्छा में संभव है, जहां के मौसम में हमेशा पतन की खौफनाक बदबू उड़ती है। यह वही स्मशान है जहां वासना की जिंदा लाशें हवस का नृत्य करती हैं, जिसकी दिशाओं में दमन की गूंज उठती है, जिसकी हवाओं में बेनाम आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। यहां आते ही औरत की सारी परिभाषाएं उलट जाती हैं। वह न तो बहन है, रेड लाइट एरिया में जो स्त्रियां हैं उनके लिए, वह न तो बहन है, न बेटी, न ही किसी की पत्नी। मां कहलाने की गलती वह सपने में भी न करे। यहां वह औरत भी कहां रह जाती है, वह तो बस प्रतिदिन परोसी जाने वाली थाली है, या फिर कोई मैली झील जो सिर्फ जानवरों की प्यास बुझाने के काम आती है। शरीर पर जख्म चाहे जितने भी गहरे हों, गिने जा सकते हैं, परंतु हृदय के जख्मों की गिनती कैसे की जाए। ऐसे घावों के इलाज के लिए कोई दवा ही नहीं बनी आज तक। किसी लावारिस खिलौने की तरह उससे इस तरह खेला जाता है कि उसको चाहे जितनी बार जमीन पर फेंको, कोई आवाज ही नहीं आती। यकीनन उसके भीतर से आत्मा का नामो निशान मिट चुका है। अपनी इच्छा के लिए उसमें अब कोई जगह बाकी नहीं रही। सपने देखना जीवन भर के लिए प्रतिबंधित है। आजादी का हक उसे मरने के बाद संभव है। और तो और, अपने एहसास पर भी उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, उसको यदि कोई छूट है तो बस गुमनाम रहकर चुपचाप जमीन में दफन हो जाना। पृथ्वी पर जीने की एक शर्त है, यदि हलाहल नफरत को पी जाना हो तो वह सबसे पहले इसी पर लागू होता है। थोड़ा पंक्तियां एक बार पुनः मैं पढ़ना चाहता हूं। पृथ्वी पर जीने की एक शर्त, यदि हलाहल नफरत को पी जाना हो तो सबसे पहले इसी पर लागू होता है, रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतों के लिए। बंजर इससे कहीं ज्यादा उपजाऊ है, तिनका इससे कहीं ज्यादा मजबूत। आदमी दुर्गंध से भी इतनी घृणा नहीं करता, कैदी की आत्मा भी इतना विलाप नहीं करती। क्या कहूं, कोई निर्जीव वस्तु भी इतनी जड़ कहां हो जाती है।
इसके बावजूद उसमें औरत की तरह जीने की बेचैनी अभी बाकी है सलाखें तोड़कर निकल भागने की हसरत, अपनी भस्म पर फसल लहलहाने की हिम्मत अभी बाकी है। कोई देखे जरा, सब कुछ लुट जाने के बावजूद उसकी आंखों में अभी कितना पानी शेष है। यकीन नहीं होता कि वह अब भी हंस सकती है, रो सकती है, नाच सकती है, खुश हो सकती है। सबसे आश्चर्यजनक यह कि वह अब भी प्यार कर सकती है। खैर मनाइए कि आपके आदमी होने से अभी भी उसका विश्वास उठा नहीं है। ये रेड लाइट एरिया कविता आप लोगों के लिए थी आज स्त्री परक कविताओं के संदर्भ में। एक कविता हमने लिखी, ये असम की एक धाविका के ऊपर केंद्रित कविता है। हिमा दास का नाम आप सब लोग जानते होंगे। हिमा दास के ऊपर केंद्रित कविता है। इसका शीर्षक है धूसर माटी का रोशन चेहरा। धूसर माटी का रोशन चेहरा, बड़ी आग है इस माटी, बड़ी आग है इस माटी में, जो लहू में हिम्मत बनकर दौड़ती है, सांसों में बहती है जज्बे की तरह, धड़कनों में भर देती है अड़ने की दीवानगी। यह माटी कोई हंसी खेल नहीं, यह माटी कोई हंसी खेल नहीं। तुम्हारे नंगे पांव जब छूते थे पृथ्वी, धरती अपना प्राण उड़ेल देती थी तुम्हारी नसों में। तुम्हारा मस्तक जब जन्मभूमि को सलाम करने झुकता था, तुम्हारा मस्तक जब जन्मभूमि को सलाम करने झुकता था, मंजिलें बहुत करीब आ जाती थी। हिमा दास, बिजली के मानिंद तुम्हारी दौड़ आधी दुनिया के अंधेरे में उजाले की आहट है। तुम्हारी कभी न मिटने वाली विजय तुम्हारी प्रतिभा में नहीं छिपी है हिमा। तुम्हारी कभी न मिटने वाली विजय तुम्हारी प्रतिभा में नहीं छिपी है हिमा। न इंच दर इंच की लड़ाई में, न ही कदम कदम पर संकल्प के बीज बोते तुम्हारे गिरते हुए पसीने में। तुम्हारी विजय भारतवर्ष की औरत की पुकार है, धूसर धरती के सीने से उठी हुई। दिशा दिशा में चमकती शोहरत के बावजूद तुम्हारी खामोश निगाहों में मंजिलों की भूख अभी बाकी है। जय जयकार में कीर्ति उछल जाने के बावजूद, जय जयकार में कीर्ति उछल जाने के बावजूद पांव जमीन में धंसे हुए हैं। देखता हूं किंतु ब्रह्मपुत्र के तांडव में दर बदर, ब्रह्मपुत्र नदी असम की वरदान भी कह सकते हैं, शोक भी कह सकते हैं। किंतु ब्रह्मपुत्र के तांडव में दर बदर, बेवतन चेहरों की आहट में तुम्हारे बहते हुए आंसू तुम्हारी अनोखी जीत की घोषणा करते हैं। ये हिमा दास पर केंद्रित धूसर माटी का रोशन चेहरा। एक कविता है अबोध आंसुओं की पटकथा। असल में यह जो है 10 साल, 11 साल, 12 साल की जो बच्चियां लगातार पुरुष की हवस का शिकार हो रही हैं, उसकी कोई गिनती करना चाहे तो संख्या कम पड़ जाएगी। तो उसी घटना को केंद्र में रख करके हमने एक कविता लिखी। एक बच्ची पर, 12 साल की बलात्कृत बच्ची पर केंद्रित है। ये शीर्षक इसका है अबोध आंसुओं की पटकथा। देखिए, एक न एक दिन तय है तुम्हारी पराजय, एक न एक दिन तय है तुम्हारी पराजय। सुनिश्चित हो चुका है तुम्हारा अपूर्व दंड। आकाश पाताल कहीं भी छिप जाओ, मेरी आंखें खोज लेती हैं अपराधी। अमृत बीज हूं मैं, फूट ही जाऊंगा, फूट ही जाऊंगी चट्टाने तोड़कर,
फूट ही जाऊंगी चट्टानें तोड़कर, मेरी आंखें पहचान लेती हैं चेहरे पर नाचती हैवानियत का ज्वार, सूंघ लेती हैं आंखों से फूटती हवस की बदबू, शिनाख्त कर लेती है आत्मा तुम्हारे दर नंगेपन की, लाख सज्जनता के बावजूद। फिर एक बार दोहरा देते हैं। शिनाख्त कर लेती है आत्मा तुम्हारे दर नंगेपन की, लाख सज्जनता के बावजूद। भूल मत करना कि अबोध हूं मैं, मेरी मासूमियत के दमन में तुम्हारी मृत्यु की चिंगारी छिपी है, छिपा हुआ है मेरी अकाल मौत में तुम्हारी कायरता का इतिहास। खेल डालो सारा हत्यापन, खेल डालो सारा हत्यापन, निचोड़ लो अपनी गंदगी की एक एक बूंद, जी भर कर नाच लो पागलपन, मेरे नन्हे दिल से उठती हुई हाय, छेद डालेगी तुम्हारी अंतरात्मा। भाग लो अपने आप से भी, मेरी मौत की विकट हुक काल बनकर पीछा करेगी, छिप जाओ चाहे कहीं भी। मिट्टी बन चुकेरी मेरी मासूम हड्डियों से, क्योंकि बलात्कार की घटना होने के बाद उसको मृत्यु का शिकार होना पड़ा, उसको मार डाला उन हैवानों ने। तो मिट्टी बन चुकी मेरी मासूम हड्डियों से तुम्हारे पुराने अंधकार के खिलाफ अनहद पुकार उठेगी सदियों तक, सदियों तक। तो ये 3 कविताओं का पाठ हमने किया। मेरे ख्याल से समय नहीं होगा, अगर इजाजत मिले तो एक कविता का पाठ और करके मैं अपनी पाठ को समाप्त करना चाहता हूँ। राजेश जी, मैं आपका ऑन करने की कोशिश कर रही थी कि इजाजत भी आप लोग दीजिए। संजीव जी का तो कर दिया मैंने ऑन। 3 कविताएं मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं। अब इसके बाद मैं अपने मित्र कवियों को सुनना चाहूंगा, जो हमारे अग्रज हैं, हमारे जो मित्र हैं। राजेश जी माइक ऑन कर लीजिएगा। हाँ, मैं सोच रही थी कि एक बार करके फिर अगर बचेगा टाइम तो वापस आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत प्रसाद जी आपका, आपने बहुत लाजवाब कविताएं पढ़ी और पाठ भी उतना ही अच्छा था। तो आप लोग को ज्यादा सुनने की मेरा बहुत उत्साह है। हमारा सभी का पूरा परिवार ही बैठ के यहाँ टीवी में देखता है एक साथ, और बाकी लोग के भी मैसेज आ रहे हैं। वो एक्चुअली विदुष बैटन पेज पे नहीं है, कहीं कहीं और से जुड़े हैं, तो उनके कमेंट्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे दिख रहे हैं जुड़े हुए हैं जो। तो बहुत ही लाजवाब कविताएं आपने सुनाई। और मैं अब राजेश उत्साही जी और संजीव कौशल जी से ही पूछना चाहूंगी कि मैं किसको पुकारूं, क्योंकि 6 बज रहे हैं, तो हो सकता है किसी का अर्जेंट काम हो, तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहती हूँ। संजीव जी पढ़ लें पहले, अगर चाहते हैं तो। मैं आ जाता हूँ, है ना। हाँ, आ जाइए। नहीं, देखिए संजीव जी, मैं एक छोटी चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि लेखन में लेखन ही सीनियर और जूनियर होता है, और कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। रचना अपने आप तय करती है, रचना अपने आप तय करती है कि वो, है ना। तो स्वागत है आपका जी। हाँ, हम तो बस खाली इंटरनेट के हिसाब से, और दूसरा ये कि इन्होंने कुछ मीटिंग का शेयर किया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ कि किसी का कोई अर्जेंट काम ना हो। तो मैं संजीव कौशल जी को नहीं, आपने कहा था, आपने ये काम। हाँ जी, तो मैं संजीव कौशल जी अंग्रेजी का अध्यापन करते हैं, अंग्रेजी विभाग में बहुत सालों से, कई सालों से कविताएं लिख रहे हैं, सम्मान भी इनको मिल चुका है। एक किताब इनकी आने वाली है पॉलिश कविताओं के अनुवाद की, और नरेश सक्सेना जी की भी कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया था। तो मैं इन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आए वो और कविता पढ़ें। शुक्रिया रश्मि जी, और बहुत आभार आपका कि आपने ये आज की महफिल सजाई है, और खासकर इसलिए कि जिस तरह का विषय आपने चुना है, जो चाहते हैं सभी लोग स्त्रियों की सुरक्षा या उनके सम्मान समाज में हो, तो वो ये जो सेंसिटिविटी है ये तब और बढ़ेगी जब मुझे लगता है कि पुरुष अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और जो कविताएं यहाँ आज रखी गई हैं, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं हैं रखी गई। तो मैं शुरू करता हूँ। सारे अग्रज जो कवि हैं, देवेंद्र आर्या जी, राजेश उत्साही जी और भरत प्रसाद जी, छोटे भाई अविनाश मिश्र जी की
को सलाम करते हुए। ये पहली कविता है, इसका शीर्षक है मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ और उठ रही हैं सीटियां चूल्हे पर। मैं लिख रहा हूँ और उठ रही हैं सीटियां चूल्हे पर। मैं लिख रहा हूँ कि महक रहे हैं मेरे नथुने दाल के छौंकों पर। मैं लिख रहा हूँ कि कब की घूम आई है झाड़ू सारा घर। मैं लिख रहा हूँ कि डोल रही हैं बाल्टियां इधर से उधर। मैं लिख रहा हूँ कि झूम रहे हैं कपड़े झुकी हुई अरगनी पर। मैं लिख रहा हूँ कि बेल रही है वो रात भर। मैं लिख रहा हूँ कि बेल रही है वो दिन रात भर। मैं लिख रहा हूँ कि बुन रही है वो बड़े जत्नों से घर। मैं लिख रहा हूँ कि कितना सुंदर है लिखना सुंदर से कमरे में सुंदर पलंग पर पैर फैलाए। लिख रहा हूँ मैं कि वो खड़ी है मोड़े हुए अपनी कमर संभाले पीठ पर अनगिनत अनलिखी किलकती कविताओं का असीम गट्ठर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी कुछ कविताएं मैं साझा करता हूँ आपके सामने। एक कविता है नहीं। कितना छोटा शब्द है नहीं। कितना छोटा शब्द है नहीं। कितनी छोटी आकांक्षा कितना मुकम्मल प्रतिरोध। बस स्त्रियों को इसकी इजाजत नहीं। एक कविता है तमन्ना। हमारा मोहल्ला लगभग एक ही था। गली में एक टेढ़ थी बस जिसमें छुप जाता था उसका घर। मगर छत से सीधी हो जाती थी टेढ़ और खुल जाता था रास्ता। गांव में लड़के लड़कियां दूर ही रहते थे उन दिनों मगर मानती नहीं थी उसकी आंखें कोई आदेश और झुटलाती रहती थी उसकी हंसी सारी बंदिशें। उससे कभी कोई बात की याद नहीं फिर भी न जाने कितनी बातें याद हैं उसकी। स्मृति की खांच में धसी है उसकी आवाज। उसकी शादी याद है और बहुत पहले उसके भाई की बताई ससुराल में उसकी मौत की खबर भी। अब भी जब तक अब भी जब तब किसी चिड़िया की तरह पेड़ के झुरमुट से खुर्र हो जाती है उसकी हंसी। कितनी पागल थी वो लड़की जीने की उसे कितनी तमन्ना थी। एक ये कविता है मैं हिंदी हूं। जब भी कुछ कहना चाहता हूं तुम्हें जब भी कुछ कहना चाहता हूं तुम्हें शब्दों की एक डोर बतलाती है हिंदी कि बहुत गहरे अंधेरे कुएं से अचक अचक खींचता हूं मैं अनछुई अनकही रोशनी और जरा नजर बचा के छुपा देता हूं उसे तुम्हारी मुस्कान में कि देर तक महकती है फिर तुम्हारी मुस्कान मेरी मुस्कान में। मैं हिंदी हूं और तुम उसकी वाणी। एक छोटी सी कविता है ब्रश स्टैंड। लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं एक दूसरे से सटे एक दूसरे को सहारा देते सांसों की ताजगी से भरे हुए। इतने बड़े घर में यही एक जगह है इतने बड़े घर में यही एक जगह है जहां हम साथ साथ रहते हैं। एक और ये कविता है दुख। बहुत बढ़िया सर। उसने कहा जान ही नहीं पाई कब आप इतना जरूरी हो गए। उसने कहा जान ही नहीं पाई कब आप इतना जरूरी हो गए। लड़कियां पागल होती हैं लड़के ने सोचा। उसने यह भी सोचा कि लड़के नहीं होते इतने पागल और पागल न होने के दुख ने उसे घेर लिया। एक ये और भी बहुत छोटी सी कविता है बिल्कुल एक लाइन की। शीर्षक है तुम्हारा चेहरा। ढूंढता हूं मैं तुम्हारा चेहरा ढूंढता हूं मैं तुम्हारा चेहरा ढूंढते हैं अंधेरे में जैसे पैर अपनी जमीन। एक दो कविताएं और छोटी छोटी कविताएं मैं सुनाता हूँ। ये कविता है हुनर।
उंगलियों से समेट कर 2 बार ऐंठ कर, उंगलियों से समेट कर 2 बार ऐंठ कर, गोल गोल घेरा बना, बट लेती है वह बालों का जूड़ा, और उंगली के एक इशारे से पिरो लेती है खुले बालों के सिरे जूड़े के भीतर से। बिना बंधन के रुके रहते हैं वे, बंधे भी और खुले भी, बांधने का यह हुनर कैसे सीखती है स्त्री। सुंदर। साथियों, ये कुछ कविताएं थी। एक कविता और रश्मि जी मैं जी जी बिल्कुल साझा बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में एक पुरानी कविता है, माएँ होती हैं चींटियां। मुझे लगता है आज ये कविता मुझे जरूर साझा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। माएँ होती हैं चींटियां, चींटियों को देखकर माँ की याद आती है मुझे, चींटियों को देखकर माँ की याद आती है मुझे। वो भी ऐसे ही उतार लेती थी कढ़ाई में, जमी रह गई सब्जी की परत रूखी रोटी से। सबको खिलाने के बाद यही लिपटी हुई बची रह जाती थी सब्जी, सब्जी का एहसास दिलाती हुई, और हमें यह झांसा कि वो रूखी नहीं खा रही, सब्जी से खा रही है रोटी। माएँ वास्तव में चींटियां होती हैं, माएँ वास्तव में चींटियां होती हैं, लगातार चलती रहती हैं वे, इस कोने से उस कोने, कामों को जैसे सूंघती चलती हैं, और दबा के अपने मजबूत हाथों में लिए चलती हैं उन्हें यहाँ से वहां। वे चींटियों की तरह ही होती हैं ताकतवर, वे चींटियों की तरह ही होती हैं ताकतवर, तभी तो उठा लेती हैं अपने से कई गुना बड़ा घर अपने छोटे से सर पर। चींटियां होती हैं माएँ, बचाकर रखने की अपनी आदत में चीजें मुश्किल वक्त के लिए। चींटियां होती हैं वे अपने शरीर में कि हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं होता उनमें। चींटियां होती हैं माएँ कि मुश्किल की जरा सी आहट से फैल जाती है खलबली उनमें, और निकल पड़ती हैं वे अंडी बच्चों की हिफाजत में। चींटियां होती हैं वे लड़ते हुए अपनी रक्षा में कि दांतों को गहरा गाड़ देती हैं कि मरकर भी नहीं छूटती उनकी पकड़ घर के दुश्मन से। चींटियां होती हैं माएँ रास्ते में बतराते हुए, रुक कर हालचाल पूछते हुए दूसरी चींटियों से। ये ज्यादातर लकीरों में चलती हैं, ये ज्यादातर लकीरों में चलती हैं, और भटक कर फिर से मिल जाती हैं उन्हीं लकीरों में कि माएँ लकीरों में रहती हैं सारी जिंदगी अपनी हथेलियों की। चींटियों को मरते नहीं देखा है मैंने, और नहीं देख पाते हैं हम माँओं को मरते हुए, दिन रात खपते हुए ईंधन सी घर भट्टी में। माएँ होती हैं चींटियां, जाने अनजाने कुचलती जाती हैं बेखबर पैरों से चींटियों की तरह। शुक्रिया रश्मि जी, और जो साथी सुन रहे हैं, मैं हरिमोहन शर्मा सर को देख रहा हूँ कि वो मौजूद हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, और तमाम साथियों का जिन्होंने वक्त निकाला, साधना मोहन जी और दूसरे लोग, बहुत 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 धन्यवाद संजीव जी। बहुत बढ़िया कविताएं थी आप सबकी, और मुझे लग रहा है जैसे हमारा घर पूरा गुलजार हो गया है, क्योंकि टीवी में चल रहा है इतना। तो मैं ये नहीं जानती थी कि अच्छी कविता लिखने वाले सारे ही अच्छा पाठ भी करते हैं, बट यहाँ सारे ही बहुत लाजवाब और जीवंत पाठ हो रहे हैं। मैं कविता पे टिप्पणियां नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी ने तो बहुत बोलने वाली स्त्रियों पे कुछ लिखा नहीं है, बट मैं टिप्पणी करते हुए चलूंगी तो मुझे एक एक दो दो लाइन में टिप्पणी करनी आती नहीं है, फिर वो औरतें औरतों पे बोलने लगेंगी। तो इसलिए मैं कविताओं पे कुछ ना बात करते हुए फिर बहुत सम्मान के साथ मैं राजेश उत्साही जी आपको बुलाती हूँ। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बन गया है कि संजीव कौशल जी ने बड़ी छोटी छोटी कुछ काफी कविताएं सुनाई, कुछ कविताएं, और राजेश उत्साही जी बहुत लंबी एक कविता सुनाने जा रहे हैं। तो एकदम कॉम्बिनेशन वैसा बन भी गया, जैसा मुझे पता है कि इनकी एक काफी लंबी कविता है जो उन्होंने अपनी पत्नी पे लिखी थी। जी जी शुक्रिया। असल बात तो ये है कि मैं उस कविता को सुनाने ही इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ जी। पर उसके पहले मैं 2 छोटी कविताएं सुनाऊंगा, मतलब ताकि एक माहौल की तरह जी हो। जी बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जी मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे ही हमारे साथी देवेंद्र जी, भरत जी, अविनाश जी ने भी अच्छी शुरुआत की थी, और संजीव जी ने उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया है, और अलग अलग
तरह से जो स्त्री को महसूसने का, या हम जिस तरह से जीते हैं स्त्रियों को, उनको रेखांकित किया है। तो मैं ऐसी एक बिल्कुल शुरुआती अपनी एक कविता, शुरुआती और ये कहें कि उसको आप प्रेम कविता भी कह सकते हैं, पर अंततः वह स्त्री को ही संबोधित है। राजेश जी ने तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट बस, वो बोलने बिना रहा नहीं गया। राजेश जी ने तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आप सबको, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं जो जो आचरण में जीते हैं वो बोल दिया। अरे जो ऐसा ही हो जाए तो बस स्वर्ग हो जाएगी दुनिया फिर तो। जी राजेश जी माफ कीजिएगा। जी अब देखिए, मेरे नाम में उत्साही है तो मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा ना ऐसा। जी तो ये कविता का शीर्षक है तुम अपने द्वार पर। जी। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज देती हो पानी। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज देती हो पानी, सींचती हो ताकि वे कुम्हला ना जाएं, मुरझाएं ना, खिले रहें। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज दुलारती हो, झाड़ती हो धूल उनकी, बीनती हो कूड़ा करकट क्यारी से ताकि वे महसूस न करें एकाकीपन। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज देती हो पानी, सींचती हो ताकि वे कुम्हला ना जाएं, मुरझाएं ना, खिले रहें। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज दुलारती हो, झाड़ती हो धूल उनकी, बीनती हो कूड़ा करकट क्यारी से ताकि महसूस न करें एकाकीपन। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज देती हो पोषक तत्व ताकि वे फूलें फलें, शोभा बढ़ाएं, द्वार की सुगंधित करें वातावरण। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज देती हो पोषक तत्व ताकि वे फूले फलें, शोभा बढ़ाएं, द्वार की सुगंधित करें वातावरण। तुम अपने द्वार पर लगे पौधों को रोज संभालती हो, गिरते हुओं को देती हो सहारा, डालियों को देती हो दिशा ताकि वे बढ़ती रहें सही राह पर। तुम मुझे भी अपने द्वार का एक पौधा मान लो ना। ये पहली कविता थी। एक इसी को मतलब जैसे मैंने कहा कि एक प्रेम कविता की तरह आप इसको देख सकते हैं। इससे थोड़ा आगे जाके संयोग से मैं मेरा आधा परिवार भोपाल में रहता है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। तो पिछले 10 साल से मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी भोपाल में है और यहाँ बेंगलोर आके मैंने खाना बनाना सीखा। वो खाना बनाते हुए मेरे जहन में जो कविता आई या जीने में जो कविता आई वो मैं एक रसोई में रोटी बेलते हुए अक्सर याद आती है माँ। रसोई में रोटी बेलते हुए अक्सर याद आती है माँ, तो हर बार पत्नी। तय नहीं कर पाता हूं कि कौन ज्यादा याद आता है। तय नहीं कर पाता हूं कि कौन ज्यादा याद आता है। किसकी बनाई रोटी ज्यादा गोल होती है, किसकी बनाई रोटी ज्यादा फूलती है, होती है किसकी बनाई रोटी ज्यादा नरम। रसोई में रोटी बेलते हुए अक्सर याद आती है माँ, तो हर बार पत्नी। तय नहीं कर पाता हूं कि कौन ज्यादा याद आता है। किसकी बनाई रोटी ज्यादा गोल होती है, किसकी बनाई रोटी ज्यादा फूलती है, होती है किसकी बनाई रोटी ज्यादा नरम। हाँ, जानता हूं कि माँ होती है, पत्नी पत्नी, और यह भी कि दोनों स्त्रियां हैं। हाँ, जानता हूं कि माँ होती है, पत्नी पत्नी, और यह भी कि दोनों ही स्त्रियां हैं। सेंकते हुए रोटी जलती है उंगली, तब तक दोनों की छवि इतनी गड्ढमड्ढ हो चुकी होती है कि केवल एक स्त्री ही नजर आती है मुझे रसोई में रोटी बेलते हुए। ये दूसरी कविता थी। और अब चूंकि मैं कविताओं की संख्या नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरी जो तीसरी और अंतिम कविता ही है वो थोड़ी लंबी है। और इसका संदर्भ ये है कि मेरी शादी को अब लगभग 33-34 वर्ष हो रहे हैं। 2010 में हमारी शादी को, मेरे विवाह को 25 वर्ष हुए थे। तब तक मैंने अपनी पत्नी के लिए कोई कविता नहीं लिखी थी, और फिर ये मेरे लिए एक चुनौती थी। तो मैंने उन 25 सालों को इसमें, मैंने अपनी पत्नी को, अपनी जीवन संगिनी को जिस तरह से देखा है, उसको इसमें समेटने की कोशिश की है। तो थोड़ा आपसे मतलब इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि थोड़ी लंबी है, तो पर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को, मतलब जो विषय है
हमारे आज के इस कविता सत्र का, उसमें ये शायद मतलब आपको अच्छा लगेगा सुन करके। मेरी पत्नी का नाम निर्मला है, मैं उनको नीमा कहता हूं। मेरी जीवन संगिनी यानी कि पत्नी का नाम निर्मला है। यह असली नाम है, बदला हुआ या काल्पनिक नहीं, पर हाँ, प्यार से या समझ लीजिए सुविधा से मैं नीमा कहकर बुलाता हूं। मेरी जीवन संगिनी यानी कि पत्नी का नाम निर्मला है। यह असली नाम है, बदला हुआ या काल्पनिक नहीं, पर हाँ, प्यार से या समझ लीजिए सुविधा से मैं नीमा कहकर बुलाता हूं। समस्या निर्मला कहने में भी नहीं, पर पुकारते हुए कुछ ज्यादा ही समय लगता है। और अब तो उन्हें भी मुझसे नीमा सुनने की कुछ ऐसी आदत सी हो गई है कि मेरे मुंह से निर्मला सुनते ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है जब नई नई शादी हुई थी, मेरी मौसेरी बहन, जिसे हम सरू पुकारते हैं, अपनी नई नवेली भाभी को उस जमाने के मशहूर वॉशिंग पाउडर के नाम से जोड़कर चिढ़ाती थी। वो उनको कहती थी निर्मा, निर्मला। याद है मुझे यह भी कि मेरे एक साहित्यिक मित्र ब्रजेश परसाई, जो अब नहीं है, याद है मुझे यह भी कि मेरे एक साहित्यिक मित्र ब्रजेश परसाई ने, जो अब नहीं है, बधाई देते हुए कहा था, अब आप राजेश जी को निर्मल वर्मा बना दें। संयोग की बात है कि निर्मला का सरनेम भी वर्मा ही है और अब भी है। याद है मुझे यह भी कि मेरे एक साहित्यिक मित्र ब्रजेश परसाई ने, जो अब नहीं है, बधाई देते हुए कहा था, अब आप राजेश जी को निर्मल वर्मा बना दें। संयोग की बात यह भी कि निर्मला का सरनेम भी वर्मा ही है और अब भी है। जानने वाले परेशान हो जाते हैं, राजेश उत्साही, निर्मला वर्मा और बच्चों के नाम के साथ पटेल सरनेम देखकर। मेरा सरनेम पटेल है, जो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। जानने वाले परेशान हो जाते हैं, राजेश उत्साही, निर्मला वर्मा और बच्चों के नाम के साथ पटेल सरनेम देखकर। यह अलग बात है कि वे अपना परिचय श्रीमती निर्मला राजेश कहकर देती हैं, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। यह अलग बात है कि वे अपना परिचय श्रीमती निर्मला राजेश कहकर देती हैं, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मैं हर औपचारिक जगह उनका परिचय श्रीमती निर्मला वर्मा कहकर ही देता हूं। पर मेरे कहने से क्या होता है, आस पड़ोस वाले उन्हें श्रीमती उत्साही के नाम से जानते हैं। एक मजेदार बात, एक बार मैंने घर के बाहर नेम प्लेट की तरह एक स्लेट पर अपने नाम के साथ साथ पत्नी और बच्चों के नाम भी लिखकर टांग दिए। लिखा था राजेश नीमा कबीर उत्सव। नतीजा यह है कि एक पड़ोसी नीमा को मेरा सरनेम ही समझने लगे थे। वे मुझे नीमा जी कहकर ही बुलाते थे और मैं और नीमा सुनकर बस मुस्कुराते थे। निर्मला यानी नीमा अपने मायके में नीमू हैं, नीमू दीदी या फिर नीमू बुआ, और ससुराल में तो वे निर्मला ही ठहरी। वैसे तो ठीक हो गया, बदलना क्यों? अब आपको जो भी ठीक लगे आप बुला सकते हैं, नीमा, निर्मला या फिर नीमू। निर्मला यानी नीमा अपने मायके में नीमू हैं, नीमू दीदी या फिर नीमू बुआ, और ससुराल में तो वे निर्मला ही ठहरी। अब आपको जो भी ठीक लगे आप बुला सकते हैं, नीमा, निर्मला या फिर नीमू। नाम का चयन इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि आगे ही कविता इन्हीं के बारे में है। चलिए, मैं तो नीमा कहता रहा हूं, सो नीमा ही कहूंगा। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यह काल्पनिक या परिवर्तित नाम नहीं है, एकदम 16 आने सच्चा और खरा है। नीमा यानी निर्मला के आत्मज कभी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ की उपजाऊ जमीन में आ बसे थे। नीमा यानी निर्मला के आत्मज कभी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ की उपजाऊ जमीन में आ बसे थे, परमार राजाओं के गढ़ सेंधव यानी सेंधवा में किले के नीचे। सेंधवा रहा है मशहूर अपनी रुई की गर्माहट के लिए। आज का आगरा मुंबई मार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 इसके बीच से गुजरता है। यहीं 1959 के साल की पहली तारीख को नीमा ने अपनी पहली किलकारी भरी। जीन में फिटर हुआ करते थे पिता। 80 साल की पकी उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। उनके जाते ही जैसे परिवार बिखर गया।
घर का सुख जाने किधर गया। 3 भाइयों की 2 बहनों में से एक छोटे भाई से बड़ी, लेकिन सबसे छोटी बहन नीमा अभी छोटी ही थी। बड़े भाई अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। बड़ी बहन, छोटा भाई और माँ, बस यही दुनिया रह गई। बचपन मुफलिसी में बीता। मुफलिसी ऐसी कि फूलों ने नन्ही और नाजुक उंगलियों से मालाएं बनवाई। ऐसे मंजर भी दिखाए कि गिरवी रखने को न जेवर बचे थे, न बर्तन। माँ ने रोटी के लिए रखे आटे को बेचकर फीस चुकाई, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़वाई। घर से स्कूल जाती आती हुई ये लड़की रास्ते में कबीट के पेड़ से जरूर बतियाती, अपना सुख दुख सुनाती। कबीट का पेड़ कहता, बिटिया जीवन मेरी तरह है कटीला, मेरी पत्तियों की तरह खट्टा और मेरे फल की तरह कठोर, पर इस दुनिया में ही है तेरी ठौर। समय बीतता गया, मुफलिसी हारती गई, जिंदगी में यकीन जीतता गया। सेंधवा के मोतीबाग महल्ले की दगड़ीबाई प्राथमिक कन्याशाला की यह कन्या सेंधवा के मोतीबाग महल्ले की दगड़ीबाई प्राथमिक कन्याशाला की यह कन्या लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ नजर आती। कंचे चटकाती, गिल्लियों को दूर दूर तक पहुंचाती और मोहल्ले के कांच तड़काती। माध्यमिक शाला में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने जाती और जब कोई बदतमीजी पर आता धक्के में सीधा लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने जाती और जब कोई बदतमीजी पर आता एक ही धक्के में सीधा खानदेश पुल से नाले में जाता। लड़के थे खिसियाते और रानी लक्ष्मीबाई कहकर चढ़ाते। सेंधवा महाविद्यालय की दीवारें और उन पर लिखी इबारत इस बात की गवाह है। सेंधवा महाविद्यालय की दीवारें और उन पर लिखी इबारत इस बात की गवाह हैं कि नीमा ने महाविद्यालय की चौखट में छात्रा के रूप में कदम रखा, छात्र संघ की अध्यक्षा बनी, खो-खो और कबड्डी खेली और रटा दौड़ लगाई और वहां से निकली हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका होकर। नीमा कहानीकार प्रकाश कांत की माँ जाई बहन से भी सगी बहन हुई। नीमा कहानीकार प्रकाश कांत की माँ जाई बहन से भी सगी बहन हुई। उनके सानिध्य और प्रेरणा से ही वे आम आदमी की भाषा के कवि सर्वेश्वर दास सक्सेना की कविताओं में प्रयोगवाद पर शोध की तैयारी में जुटी थी। कहानीकार प्रकाश कांत की माँ जाई बहन से भी सगी बहन हुई। उनके सानिध्य और प्रेरणा से ही वे आम आदमी की भाषा के कवि सर्वेश्वर दास सक्सेना की कविताओं में प्रयोगवाद पर शोध की तैयारी में जुटी थीं, पर वक्त ने कुछ इस तरह करवट ली कि वे सब कुछ तज के मुझ जैसे आम आदमी की जिंदगी के वादों और विवादों के बीच घिरी थीं। नीमा के लिए बकौल प्रकाशकांत मैं वो आदमी था जिसके अंदर आग थी। मैं वो आदमी था जो नीमा के अलावा किसी और की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। हाँ, नीमा की माँ ने कहा था, तुझे पसंद है तो मुझे क्या, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। नीमा ससुराल में बड़ी बहू के नाते परिवार संभालने के आदर्श की सनातन रंग बिरंगी झालरों के बीच खो गई। नीमा ससुराल में बड़ी बहू के नाते परिवार संभालने के आदर्श की सनातन रंग बिरंगी झालरों के बीच खो गई। गिनाने को कारण और तर्क देने को तर्क बहुत सारे हैं, पर हकीकत यही है कि कुछ निर्बलताएं उनकी रहीं, कुछ फरमान हमारे हैं। नर्मदा के किनारे होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मधुमास में एक उजियारी रात को निर्मल नीर में उतराते चांद को निहारते हुए मैंने पूछा था, नीमा तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? नर्मदा के किनारे होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मधुमास में एक उजियारी रात को निर्मल नीर में उतराते चांद को निहारते हुए मैंने पूछा था, नीमा तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जवाब था, तुम मिल गए तो लक्ष्य भी मिल जाएगा, साथ साथ हम रहें, यह जाता हुआ समय लौट कर ना आएगा। इसका जवाब निर्मल चांद को चूमकर ही दिया जा सकता था। नीमा छोटे भाई की भाभी और बहनों के लिए भाभी से ज्यादा सहेली बन गई। जल्द ही हल्दी का रंग और प्याज की गंध उनमें और वे गृहस्थी में रम गईं।
नीमा, मैंने तुमने हमने शुरू किया था नया जीवन, इसमें नया उतना ही था जितना होता है सबके लिए। नीमा, मैंने तुमने हमने शुरू किया था नया जीवन, इसमें नया उतना ही था जितना होता है सबके लिए। तुम हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका सेंधवा के छोरा छोरियों की वर्मा मैडम आई थीं होशंगाबाद। पटेल साहब की बहू, बड़ी बहू बनकर। पूरी रेलवे कॉलोनी में चर्चा था, पटेल साहब की बहू कॉलेज में पढ़ाती है। तुम हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका सेंधवा के छोरा छोरियों की वर्मा मैडम आई थीं होशंगाबाद। पटेल साहब की बहू, बड़ी बहू बनकर। पूरी रेलवे कॉलोनी में चर्चा था, पटेल साहब की बहू कॉलेज में पढ़ाती है। मैं खुश था, अम्मा खुश थीं, बाबूजी खुश थे, सब खुश थे कि तुम पढ़ा रही हो, कॉलेज में पढ़ा रही हो। मैं खुश था, अम्मा खुश थीं, बाबूजी खुश थे, सब खुश थे कि तुम पढ़ा रही हो, कॉलेज में पढ़ा रही हो। दुख था केवल यह कि बहुत दूर था सेंधवा। नर्मदा होशंगाबाद को भिगोती थी और 300 किलोमीटर का फासला पार करके सेंधवा के आसपास खलघाट को छूती थी। तुम जानती हो कितनी कोशिशें हुई थीं तुम्हारा तबादला होशंगाबाद या कहीं आसपास हो जाए। बाबूजी शिक्षा मंत्री के दरवाजे तक हो आए थे, पर तदर्थ नियुक्ति के कारण यह संभव नहीं हो सका था। नीमा, सच ये भी है कि कुछ मध्यम वर्गीय आदर्श थे जिनके तले मैं भी था और तुम भी थीं। यह भी यथार्थ था, मुझसे छोटे 3 और भाई बहन थे घर में दादी और अम्मा, बाबूजी भी थे। अम्मा ही थीं जिन्होंने सारा घर संभाल रखा था। मदद या कि हाथ बटाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो आ सकता था, वह बड़े बेटे की बहू, मेरी पत्नी तुम थी। तुमने भी देखा, महसूस किया भावनात्मक, नैतिक और कुछ तथाकथित सामाजिक दबाव। तुमने ये फैसला किया नहीं। तुमने भी देखा, शायद महसूस किया भावनात्मक, नैतिक और कुछ तथाकथित सामाजिक दबाव। तुमने ये फैसला किया नहीं। शायद हम दोनों ने ये फैसला किया, तुम केवल पटेल साहब की बड़ी बहू बनी रहो। याद है हम दोनों बसंत की 27वीं नाव में सवार थे। लगता था जैसे मिलकर दोनों ने पतवार नहीं संभाली तो पता नहीं कब किनारे लगे। शायद हमारे फैसले को पकाने में विरह के नमक का भी हाथ था। अंततः त्यागपत्र लिखकर तुम चली आई थी। शायद हमारे फैसले को पकाने में विरह के नमक का भी हाथ था। अंततः त्यागपत्र लिखकर तुम चली आई थी। तुम आ गई थी बड़ी बहू बनकर। तुमने अपनी ओर से प्रयत्न किया था निभा पाओ दायित्व अपना, पर कहीं कुछ ऐसा था जो आड़े आता रहा। इस बीच तुम्हारे छोटे भाई ने सूचना दी थी, अभी तक त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ है। एक बार फिर सब कुछ सोचा गया। हमने तय किया था कि तुम वापस जाकर सेंधवा के छोरा छोरियों की वर्मा मैडम हो जाओ। तैयारी हो गई थी, छोटा भाई तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हारे और अम्मा के बीच जाने क्या बातचीत हुई कि तुमने अपना फैसला अचानक बदल दिया। तैयारी हो गई थी, लेकिन तुम्हारे और अम्मा के बीच जाने क्या बातचीत हुई कि तुमने अपना फैसला बदल दिया। नीमा, तुम शायद नहीं जानती कितने दिन और कितनी रातों तक मैंने महसूस किया जैसे मैं गर्म तवे पर बार बार गिराई जा रही कोई बूंद हूं। सच कहूं तो आज तक मैं उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाया हूं। शायद तुमने भी मुझे अब तक माफ नहीं किया है ना? शायद तुमने भी मुझे अब तक माफ नहीं किया है ना? तमाम कोशिशों के बावजूद आदर्शों पर खरे नहीं उतर पाए थे हम। परंपरा से चली आ रही तकरार हमारे घर में भी मौजूद थी। वह इतनी बढ़ गई थी कि मेरा हाथ उस दिन पहली और आखिरी बार तुम्हारे गाल तक प्यार से नहीं, गुस्से से पहुंचा था। तमाम कोशिशों के बावजूद आदर्शों पर खरे नहीं उतर पाए थे हम। परंपरा से चली आ रही तकरार हमारे घर में भी मौजूद थी। वह इतनी बढ़ गई थी कि मेरा हाथ उस दिन पहली और आखिरी बार तुम्हारे गाल तक प्यार से नहीं, गुस्से से पहुंचा था। उस रात हम एक दूसरे से लिपटकर बस रोते रहे थे, और मैं तो पता नहीं कितने दिन, कितनी रातों तक मन ही मन। उस रात हम एक दूसरे से लिपटकर बस रोते रहे थे, और मैं तो पता नहीं कितने दिन, कितनी रातों तक
मन ही मन हमें घर से बाहर जाने का रास्ता चुनना पड़ा था। कुछ व्यवहारिकताएं थीं और कुछ समझौते। हमें घर से बाहर जाने का रास्ता चुनना पड़ा था, कुछ व्यवहारिकताएं थीं और कुछ समझौते। सबकी सहमति के बाद साल भर के नन्हे कबीर को लेकर हम आ गए थे भोपाल। तुमने अपना सारा समय उसे और मुझे संभालने में लगा दिया था। कोशिश तो मैंने भी यही की थी, कितना सफल हो पाया पता नहीं। 5 साल गुजर गए। सोचा था कबीर स्कूल जाने लगेगा तो तुम्हारे पास समय होगा कुछ और करने का, पर नियति को कुछ और मंजूर था। कबीर के बाद उत्सव, दोनों को संभालने में तुम्हारा पूरा समय गुजर गया। 10 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। तुमने जो महाविद्यालय में पढ़ाया था और पढ़ा था वह सब पुराना हो गया था, नए से तुम्हारा वास्ता नहीं बन पाया था। फिर हमने कोशिश की थी भोपाल के कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम खोजने की। काम मिला भी था, पढ़ाने भर नहीं, पूरा स्कूल संभालने का। मतलब 3 कमरों में भरे 20-30 बच्चे और उन्हें पढ़ाने वाले 3-4 अप्रशिक्षित युवक युवतियां। मानदेय की राशि इतनी कि घर से स्कूल तक आने जाने का खर्चा भी निकल ना पाए। शायद अंदर ही अंदर तुम कुंठित हो रही थीं, अवसाद में घिर रही थीं और अनिद्रा का शिकार होने लगी थीं। याद है कि लगातार 5-6 रातें ऐसी बीती थीं कि जब तुम सोई नहीं थीं। मनोचिकित्सक की सलाह लेनी पड़ी थी। उसने सुझाया था दवाओं पर निर्भर ना रहें, अपने आत्मबल को जगाएं, योग करें, जो है आपके पास उसे पूरी तरह जिएं, जो नहीं है उसके बारे में सोचकर समय जाया ना करें। तुमने जगाया था अपना आत्मबल, खुद ही खोज निकाला था एक योग केंद्र और जाने लगी थी सुबह सुबह वहां। देखते ही देखते अवसाद से उभर आई थी। योग केंद्र की सबसे चहेती शिष्या बन गई थी। जब दूसरे शिक्षक नहीं आते थे तुमने उनकी जिम्मेदारी संभालने लगी थी। सचमुच योग ने तुम्हारे अंदर एक नई नीमा को जन्म दिया था और आज की हकीकत यह है कि तुम पिछले 8 सालों से स्वयं एक योग केंद्र चला रही हो। वह भले ही तुम्हें अर्थ ना दे पाया हो, पर उसने जिंदगी को एक अर्थ दे दिया है। अपने को स्वस्थ रखने के साथ साथ औरों तक ये संदेश पहुंचा रही हो। तुमने इस बीच सीखा था वर्ग पहेली बनाना भी। एक अखबार के लिए प्रतिदिन तुमने बनाई वर्ग पहेली और उसके मानदेय से आए हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दीवान और ऐसी तमाम चीजें। और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि वह खोया हुआ भाव कि तुम अकारत नहीं हो। नीमा घर से 1600 किलोमीटर दूर जाने का आत्मविश्वास तुमने ही दिया है मुझे। बच्चों के बीच माँ और पिता की दोहरी जिम्मेदारी तुमने ही उठाई है। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ कि तुमने एक व्यवहारिक पत्नी की भूमिका हर पल निभाई है। अब हम अब तक साथ हैं और रहेंगे। आज की बस इतनी सच्चाई है। शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश उत्साही जी। 3 कविताएं आपने पढ़ी और लगभग मेरे को लगता है आप दोनों के पूरे 25 सालों का इसमें अनुभव समाया हुआ है आपकी इस कविता में। औरों ने भी अनुभवों से लाभ उठाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत प्रसाद जी एक कविता सुनाना चाह रहे थे, तो टाइम तो काफी हो गया, बट मैंने एक कविता और सुनने का मूड बनाया हुआ है कि एक कविता और सुननी है। भरत प्रसाद जी तो जा चुके हैं, इसलिए मुझे निवेदन करना होगा संजीव कौशल जी से, क्योंकि कौशल जी हमने मूड बना लिया था एक कविता का कि उनको अंत में पूछूंगी, तो आप ही सही। जरूर जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। आपकी जो ख्वाहिश है तो उसको एक छोटी सी कविता है, मैं ये साझा कर लेता हूँ। और इसका शीर्षक भी बड़ा चटपटा सा है, पानीपुरी। जी पानीपुरी। ख्वाब के अरमानों से फूलती हैं वे खौलती कढ़ाई के अंदर, और सहेज कर रख लेती हैं अपने हिस्से का खालीपन अपने भीतर। ख्वाब के अरमानों से फूलती हैं वे खौलती कढ़ाई के अंदर, और सहेज कर रख लेती हैं अपने हिस्से का खालीपन अपने भीतर, और चल पड़ती हैं
धुंधियाते दम घोंटू रसोई घरों की चौखटों के पार तंग गलियों से होती पथरीले चौराहों की ओर, थोड़े मीठे थोड़े नमकीन, थोड़े चटपटे ख्वाब अनाड़ी आंखों में संजोए वकीलों की पुरानी चालों पे हिचकोले खाती हुई। बाजार की सौदेबाज निगाहें ताड़ती हैं उन्हें हर कदम, बाजार की सौदेबाज निगाहें ताड़ती हैं उन्हें हर कदम, फप्तियां कसती हैं गठीले शरीरों के करारेपन पे, मगर चलती जाती हैं वे इतिहास की फीकी सुरंगों से थोड़ा नमक लिए कि कड़कड़ाकर टूटने से भी नहीं डरती, खिलखिलाती हुई गुम हो जाती हैं पानी पूरियां हमारे मिजाजों का जायका बदलने के लिए। वाह, क्या तो बात है। बहुत शुक्रिया। और ये सच्चाई जी। है हमारे जीवन की जी कि पानी पूरियां या जो भी कहें उसको जो भी नाम दें वो हमारे जायके में ही जाया हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कौशल जी आपका। और आप सबके कविता पाठ और कविताओं का चयन इतना उत्कृष्ट था कि हमें पता ही नहीं चला कि 1 घंटा 40 मिनट कैसे चला गया। सचमुच और सुनने का मन है अभी। कभी इतने सुनी नहीं, जब से मैं कार्यक्रम कर रही हूँ तभी से इतनी सुन रही हूँ, वरना मैंने कभी इतनी एक साथ कविताएं नहीं सुनी, बट मन कर रहा है कि और सुनी जाए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। देवेंद्र आर्य जी, भरत प्रसाद जी, राजेश उत्साही जी, संजीव कौशल एंड अविनाश मिश्री जी, ये भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, खाली स्क्रीन से निकल गए हैं। और इनके साथ ही सारे हमारे दर्शक वर्ग जो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं अपनी जो नेक्स्ट कार्यक्रम की सूचना भी फेसबुक के थ्रू ही दूंगी। अभी नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।